हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र आर.एस. राजपूत आपके लिए यूट्यूब पर मैं अच्छी जानकारी देता हूं और खेती से संबंधित जानकारी देता हूं। तो इसी क्रम में मैं आज आपके सामने कद्दू की खेती के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। तो ये आपके लिए मैं कुछ कद्दू की खेती करने के लिए किन विधियों का चयन किया जाता है और किस पद्धति से कद्दू की खेती को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि किसान भाइयों के लिए अच्छा मुनाफा प्राप्त हो और फसल में लागत को थोड़ा कम करके और उत्पादन को बढ़ाया जाए इस तरह से। तो मैं आपके लिए इस पर कद्दू की जानकारी दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर ये जो खेत है इसमें मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करके और कद्दू की फसल को तैयार किया जा रहा है। मल्चिंग एक वो पद्धति होती है जैसे कि जो खेत होता है हमारा, खेत में हम पॉलीथीन की एक मल्चिंग कर लेते हैं। मल्चिंग के लिए इस तरह से करते हैं कि पहले रिज बेड बनाते हैं। रिज बेड के लिए हम इस तरह से बनाते हैं कि रिज बेड में 5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, यानी एक रिज से दूसरे रिज की दूरी को 5 फीट कर लेते हैं। जिससे कि ये होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो पॉलीथीन होती है वो लगभग 2-2.5 फीट की पॉलीथीन की चौड़ाई होती है। तो उसको हम बढ़िया करके उस तरह से बिछा लिया जाता है और उसके पश्चात बिछाने के पश्चात में उसमें ड्रिप की जो पाइपलाइन है उसको बिछा दिया जाता है। पहले ड्रिप की पाइपलाइन, पहले रिज बनाएंगे, रिज बनाने के पश्चात उसमें ड्रिप की पाइपलाइन बिछाएंगे। उसके बाद में हम उस पर पॉलीमल्च बिछा देंगे। पॉलीमल्च बिछाने के बाद में उसमें हम गरम कोई रॉड ले लेते हैं उससे, या गरम पाइप ले लेते हैं जिससे कि उसमें होल किया जाता है, छेद किए जाते हैं। तो छेद के लिए पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करने के लिए हमें जो छेद बनाने होते हैं वो लगभग 2 फीट का छेद हमें बनाना होता है, यानी एक छेद से दूसरे छेद की दूरी 2 फीट हमें रखनी होती है, जिससे कि हमारे जो पौधे से पौधे की दूरी को प्रॉपर मेंटेन किया जा सके, जिससे कि पौधे से पौधे की दूरी को हम एक सही फॉर्मेशन में उसको लगा सकें। तो इस तरीके से हम पौधे से पौधे की दूरी बनाने के लिए छेद कर लेते हैं और छेद करने के पश्चात उसमें हम जो कद्दू की नर्सरी होती है, नर्सरी की उसमें प्लांटिंग करते हैं, जिससे कि नर्सरी की प्लांटिंग करने के पश्चात उसमें हम सिंचाई शुरू कर देते हैं, यानी ड्रिप को हम चालू कर देते हैं। ड्रिप से फिर धीरे धीरे करके पानी रिसता है और पानी रिसने से जो प्रत्येक पौधे पर जितनी आवश्यकता होती है उसी अनुसार पानी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से कद्दू की खेती को हम शुरुआत कर सकते हैं। किसान साथियों, कद्दू की फसल लगाने के लिए हमें खेत में कुछ ज़रूरी उर्वरक लगाने होते हैं और ज़रूरी कुछ खाद होते हैं वो लगाने होते हैं। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान साथियों, उसमें देसी खाद का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। देसी खाद के लिए 1 एकड़ में 100 से 150 कुंटल 1 एकड़ में हमको देसी खाद लगाना चाहिए और प्लस उसमें वर्मी कंपोस्ट को भी हमें लगाना चाहिए, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट और देसी खाद लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन में पोषक तत्वों की मात्रा और जीवाश्मों की मात्रा भरपूर हो जाती है, जिससे कि हमें जो फसल हम उसमें तैयार कर रहे हैं वो हमारी सही हो जाए। क्योंकि पौधे के लिए जीवाश्म की और ह्यूमस की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि पौधे की जड़ों का विकास होता है और पौधे को लंबे समय तक उसके लिए पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो पोषक तत्व लंबे समय तक लेने के लिए उसमें हमको शुरू में वर्मी कंपोस्ट और देसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो फसल है वो हमारी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हमें इसमें
कुछ उर्वरक भी लगाने होते हैं, जैसे कि डीएपी है। डीएपी लगाने से ये होता है कि पौधे के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को पूरी कर देता है, और इसके साथ साथ हमको पोटास का भी इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि पोटास भी पौधे की एक आवश्यकता होती है और पोटास उसको मिल जाती है। और इसके पश्चात हमें खेत में रोपाई करने के पश्चात में उसमें हमको पानी लगा देना है, और पानी लगाने से हमारा जो पौधा है, जो हमने उसकी प्लांटिंग की है, वो तैयार होना शुरू हो जाता है। और 2-3 दिन में वो जड़ों का विकास अपना करना शुरू कर देता है। जड़ों का विकास के लिए थोड़ा तीव्र करने के लिए हमको उसमें कुछ जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि जड़ का विकास इनसे और अच्छा होता है, उन हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे जो हार्मोन्स हैं जो जड़ का विकास करते हैं, उनमें एक रूटेक्स नामक दवा आती है। रूटेक्स नामक जो दवा आती है उसको हम पानी में घोल कर और प्रत्येक पौधे पर बूंद बूंद करके उसको हम दे देते हैं, या फिर ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो रूटेक्स है वो पौधे के लिए मिल जाए और उसकी जड़ों का विकास शुरू हो जाए। जड़ों का विकास शुरू हो जाएगा तो पौधा हमारा सही भली भांति तैयार हो जाएगा। तो किसान साथियों, इस तरह से हमको कद्दू की खेती की शुरुआत करनी चाहिए। कद्दू की खेती की शुरुआत करने के पश्चात हम जब उसमें देखते हैं कि लगभग 15 दिन बाद उसमें जो बेल होती है उसकी वो फैलने लगती है। जब बेल फैलने लगती है तो हमारे लिए उसमें फिर से सिंचाई देनी होती है। सिंचाई के साथ साथ हमें उसमें कुछ पोषक तत्वों का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उस समय पे हमको पोषक तत्व देने होते हैं, जैसे कि उस समय पे हम बायो एनपीके या एनपीके का हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं। एनपीके में 19-19 एक आती है स्प्रे फॉर्म के लिए, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। उसका छिड़काव करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है एनपीके लगाने से। और फोलियर स्प्रे चूँकि होती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी कम लगाना पड़ता है, जिससे कि कम खर्चे में ही ठीक ठाक उसमें व्यवस्था हो जाती है। तो एनपीके का स्प्रे करने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, बेल को वृद्धि होती है, और फिर धीरे धीरे करके हमारा जो पौधा है वो बढ़ने लगता है। और लगभग 1 महीने के पश्चात, रोपाई के 1 महीने के पश्चात पौधे में फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। जिस समय फूल आने प्रारंभ हो जाए तब हमारे लिए ये ध्यान में रखना है कि कुछ उस समय पे बीमारियां भी साथ में आने लगती हैं और कुछ कीट पतंग भी उस समय पे लगने लगते हैं। तो उनकी रोकथाम करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी कीटनाशक या फंजीसाइड का हमें उसमें छिड़काव करना पड़ता है। जैसे कि कुछ जो बीमारियां आती हैं, तो बीमारियों में जो कद्दू का तना होता है वो गलने लगता है, और तना गलने लगता है तो उस समय पे कुछ पीलापन तने में आ जाता है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में उसका हमको उसमें छिड़काव करना चाहिए। साथ में हमारे लिए इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के जो पाउच आते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, उनका हमको स्प्रे करना चाहिए। तो इस समय पे हमारे लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि गलन जैसी समस्या को या पीलापन है उसके लिए कम किया जा सके या रोक दिया जा सके। साथ ही हम इसमें साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कल्ली उसकी जो होती है वो साफ निकले और उसमें कोई भी प्रकार के फंगस ना लगें, क्योंकि साफ जो होती है उसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का सॉल्यूशन होता है, तो उसका हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ इसमें कीट आते हैं, कुछ इल्लियाँ लगती हैं, सुड़ी। तो सुड़ी की रोकथाम करने के लिए हमको इसमें सुड़ी की रोकथाम करने के लिए कार्टाफाइडोक्लोराइड या फिर हम इसमें क्लोरोसाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ कीट आते हैं, कीटों के लिए क्यूनोल्फास है, इंडोस्कार्ब है, बहुत सारे कीटनाशक आ रहे हैं, इनका हम छिड़काव करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने खेत में अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं, जिससे कि फसल का उत्पादन अच्छा हो। तो
और इसके साथ साथ हमको ये ध्यान में रखना है, जब इसमें फल बनना शुरू हो जाते हैं तो फलों को बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स, कुछ उत्प्रेरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आपका ग्रोथ में एक आता है जिब्रेलिक एसिड आता है। जिब्रेलिक एसिड के लिए बहुत सारे नामों से मिलता है, कहीं बिंचीविन नाम से आता है, कहीं और भी नाम से आता है। तो नॉर्मली जिब्रेलिक एसिड का जो काम होता है वो फल को बढ़ाने का काम होता है, फल को तीव्रता से बढ़ा देता है और फलों की संख्या के लिए भी बढ़ाता है। तो जिब्रेलिक एसिड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ हमारे लिए इसमें ह्यूमस बढ़ाने के लिए ह्यूमिक एसिड का भी छिड़काव करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड का छिड़काव करने से ये होता है कि ह्यूमिक एसिड लगाने से जो फल आते हैं वो फल बड़े बनते हैं, फलों का आकार बड़ा बनता है, फलों की संख्या भी ज़्यादा आती है और फ्लावरिंग में ह्यूमिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ह्यूमिक एसिड लगाने से हमारे लिए जो ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा फल आते हैं, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम कद्दू की फसल से अच्छा मुनाफा, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे लिए इन तकनीकियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने खेत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको कद्दू की फसल से संबंधित कुछ जानकारी दी जो कि ज़रूरी है खेतीबाड़ी में, और भी इस तरह से मैं आपको और जानकारी आगे देता रहूँगा फसल पर। जैसे जैसे जो फसलें आपकी सीजनली चल रही हैं उनके बारे में मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहूँगा, वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप जो हमारी वीडियो देखते हैं आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पर रेगुलरली देखते हैं वीडियो के लिए, उनसे मेरी गुजारिश है कि लगातार हमारी वीडियो को देखें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।